हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लेट्स क्विज। आज के इस वीडियो में हम लोग देखेंगे यूपी ट्रिपल एससी एग्ज़ाम 2023 जो आपका एग्ज़ाम 29 अक्टूबर को होने वाला है। तो यहाँ पे इससे पहले मैंने टॉपिक वाइज यूपी ट्रिपल एससी में सारे क्वेश्चन कराते आ रही हूँ। इससे पहले बौद्ध धर्म, जैन बौद्ध धर्म, इसके बाद वैदिक काल, फिर हड़प्पा सभ्यता के बारे में सब कुछ वीडियो में बताए थे। इसके बाद आज प्रैक्टिस सेट नंबर 8 है। यहाँ पे जैन धर्म के बारे में बात करेंगे और किस टाइप का यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में जैन धर्म के बारे में पूछा गया है और किस तरीके से नहीं पूछा गया, ये सब कुछ इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप मेरे चैनल पे नए हैं तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन क्या बनता है, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ पे, क्योंकि टॉपिक वाइज कराने से आपको ये पता चलेगा किस टॉपिक से ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे, किस टॉपिक से नहीं बन रहे, ये सब आपको अच्छे से पता चल जाएगा। तो चलिए वीडियो के स्टार्ट करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन ये बनता है कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी पारसनाथ, ऑप्शन डी पद्मनाभ। तो पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी ऋषभ। देखिए मैं आपको यहाँ पे इससे पहले देखिए बौद्ध के बारे में, हड़प्पा सभ्यता के बारे में, इसके वैदिक काल के बारे में जो भी सारे क्वेश्चन आया था सब कुछ मैंने वीडियो के माध्यम से आपको बताया। तो आप मेरे चैनल पे वहाँ जाके उसकी प्लेलिस्ट बनी है और इसके बाद वो आप वहाँ पे देख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए जैन धर्म के बारे में कितने क्वेश्चन आते हैं तो देखते रहें। चलिए ठीक है, तो चलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहें, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, जिससे क्या होगा आपको सारे कुछ टॉपिक अगर मिलता रहेगा तो आप अच्छे से चीज़ें तैयारी कर पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेन दिया गया है, ये भी आप देख लीजिए, आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होगा। जैन परंपरा के अनुसार जैन धर्म में कुल कितने, मतलब 24 तीर्थंकर। अब क्वेश्चन में पूछ लिया जाता है कि कितने जैन धर्म में कुल कितने तीर्थंकर होते हैं, तो 24 तीर्थंकर होते हैं। जैन धर्म में के कुल संस्थापक या प्रवर्तक प्रथम तीर्थंकर ऋषभ देव या आदित्य, यहाँ पे आदिनाथ माने जाते हैं। इसके बाद यहाँ पे 23वें तीर्थंकर पार्श्वनाथ थे तथा महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे, जिन्होंने यहाँ पे देखिए सारी चीजें 23वें कौन थे, पार्श्वनाथ, और महावीर स्वामी जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे और जिन्होंने 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के जैन आंदोलन का प्रवर्तन किया। तो यहाँ पे क्वेश्चन आपने देखा कि पहले जैन तीर्थंकर कौन थे, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया था। यहाँ पे हम बताए थे आपको ऋषभ, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, देखिए अभी आपको हम बताए थे यहाँ पे कि 24वें तीर्थंकर कौन बने थे। तो 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे। तो ऑप्शन ए पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी ऋषभ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी अरिष्ट नेमी। तो 24 जैन तीर्थंकर में से अंतिम तीर्थंकर कौन थे, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी महावीर। इस तरीके से जैन धर्म में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो आप टॉपिक वाइज क्वेश्चन देखते रहेंगे तो चीज़ें आपको अच्छे से समझ में आने लगेगी और किस तरीके से क्वेश्चन पूछा है वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं जिन्हें और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, वे क्या होते हैं। तो ऑप्शन ए सही भाषण, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन बी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही व्यवहार, ऑप्शन सी सही विश्वास, सही पथ और सही आचरण, ऑप्शन डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म में 3 रत्न दिए जाते हैं और उन्हें निर्वाण का मार्ग कहा जाता है, तो क्या होता है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सही विश्वास, सही ज्ञान और सही आचरण। तो जैन धर्म के 3 रत्न यही होते हैं, विश्वास, ज्ञान और आचरण। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 4, मनुष्य जीवन का यहाँ पे देखिए सर्वोत्तम ध्येय है। यहाँ पे कैवल्य जिसका अर्थ होता है, मतलब कैवल्य जो है, ये कैवल्य जिसका अर्थ है वो क्या है। तो ऑप्शन ए इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना,
ऑप्शन बी दूसरों की सेवा करना, ऑप्शन सी दूसरों को शिक्षा देना, ऑप्शन डी दूसरों का अनुसरण करना। तो मनुष्य जीवन का सर्वोत्तम ध्येय है कैवल्य, जिसका अर्थ है, तो यहाँ पे क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए जैन धर्म क्वेश्चन खत्म हो गया है, यानी आपको पता चल गया कि सबसे ज्यादा यहाँ पे बौद्ध गौतम बुद्ध के बारे में पूछा गया था और हड़प्पा सभ्यता से ज्यादा करके यूपी ट्रिपल एस एग्जाम में आए हुए। तो यहाँ पे सबसे कम किस में आए, जो वैदिक काल से, और इसके बाद जैन धर्म में सिर्फ 4 क्वेश्चन आपके क्वेश्चन देखने को मिला है यूपी ट्रिपल एस में। अब देखते हैं मौर्य वंश से, सम्राट वंश से कितने क्वेश्चन बनते हैं यूपी ट्रिपल एस में। अब हम देखते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे पहला क्वेश्चन मौर्य वंश का ये बनता है कि मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी है, तो वह मूल रूप से किस देश के थे। तो ऑप्शन ए पुर्तगाल, ऑप्शन बी ग्रीस, ऑप्शन सी मिस्र, ऑप्शन डी तुर्की। तो मेगास्थनीज जिन्होंने भारत के बारे में प्रसिद्ध ग्रंथ इंडिका लिखी थी, तो वो कहाँ के थे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी, ग्रीस। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे पहले इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं कि मेगास्थनीज, क्योंकि देखिए क्वेश्चन से ज़्यादा एक्सप्लेन ज़्यादा पढ़ना पसंद करें, क्योंकि क्या होता है कि एग्जाम में चीज़ें एक वही जरूरी नहीं कि वही चीज़ आ जाए, उससे रिलेटेड भी क्वेश्चन बन जाता है। तो यहाँ पे देखिए मेगास्थनीज मूलतः ग्रीस यूनान का निवासी था, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अभी पूछ लिया जाए इस बार यूपी ट्रिपल एस में कि पूछ लिया कि यहाँ जो सेल्यूकस है वो किसका राजदूत था, तो यहाँ पे निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। पूछ लिया जाए आपसे कि मेगास्थनीज कौन से सम्राट के मतलब आया था भारत में, तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य के समय में भारत आया था। मेगास्थनीज की प्रसिद्ध पुस्तक क्या है, ये भी पूछ सकता है, तो यहाँ पे इंडिका, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2, विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई थी। तो ऑप्शन ए तमिल, ऑप्शन बी पाली, ऑप्शन सी संस्कृत, ऑप्शन डी हिंदी। तो विशाखदत्त द्वारा लिखित मुद्रा राक्षस कौन सी भाषा में लिखी गई है, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी, संस्कृत। मतलब मुद्रा राक्षस जो बुक है वो कौन सी भाषा में लिखी गई है, तो वो संस्कृत। और मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखी गई है, तो वो विशाखदत्त के द्वारा लिखित गई है। तो ये सब इसे एक्सप्लेन है, जो चीज़ें क्वेश्चन से, देखिए एक क्वेश्चन पढ़िए बट उससे क्या होता है, बहुत सारे उसके अगल बगल में जो भी रिलेटेड है वो भी पढ़ना मतलब जरूरी होता है। उससे क्या होता है कि जरूरी नहीं है कि मुद्रा राक्षस इस बार भी वही भाषा के बारे में पूछ लिया जाए, शायद हो सकता है ये पूछ लिया जाए कि मुद्रा राक्षस किसके द्वारा लिखा गया है। तो अगर आपको पता रहेगा तो तुरंत आप बता सकते हैं, ठीक है। तो यूपी ट्रिपल एस सी राजस्व निरीक्षक परीक्षा 2016 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा क्वेश्चन है यहाँ पे देखिए, सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है। तो ऑप्शन ए प्रथम, ऑप्शन बी चतुर्थ, ऑप्शन सी 10वें, ऑप्शन डी 13वें। तो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी, 13वें। तो जो सम्राट अशोक का कौन सा शिलालेख कलिंग पर उनकी विजय का उल्लेख करता है, तो वो 13वें पे उल्लेख करता है। अब हम चलते हैं यहाँ पे, देखिए इसका एक्सप्लेन देख लेते हैं, यहाँ पे क्या चीजें बताई गई है, क्योंकि उसको भी पढ़ना इंपॉर्टेंट होता है। तो यहाँ पे देखिए कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत सूचना प्राप्त होती है। और अशोक ने अपने राज्याभिषेक के 8 वर्ष बाद 261 ईसा पूर्व में कलिंग पर आक्रमण किया और विजय उपरांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया। पहला क्या है, उत्तरी केंद्र यानी राजधानी तोसली, और इसके बाद सेकंड क्या है, दक्षिणी केंद्र राजधानी जौगढ़, ठीक है। देखिए एक्सप्लेन बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए, क्या होता है कि एग्जाम में पूछ लेता है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, अशोक के आक्रमण के दौरान कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए
तक्षशिला, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी उज्जैन, ऑप्शन डी तोसली। तो यहाँ पे अशोक के आक्रमण के द्वारा कलिंग पूर्वी, अभी देखिए इसके पहले मैंने एक्सप्लेन में बताया था, देखिए वो भी यूपी ट्रिपल एससी में पूछा था और ये भी यूपी ट्रिपल एससी एग्जाम में पूछा है। वहाँ पे पूछा था आपको, देखिए यहाँ पे इस तरीके से पूछा था कि सम्राट का कौन से वहाँ पे हुआ था। अभी देखिए यहाँ पे पढ़े थे ना कि देखिए कलिंग पर यहाँ देखिए विजय प्रांत कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किया था। पहला उत्तरी केंद्र यानी राजधानी तोसली। देखिए यहाँ पे भी ये क्वेश्चन आपसे पूछा है कि यहाँ पे जो भी आक्रमण के दौरान, मतलब अशोक के आक्रमण के दौरान जो कलिंग पूर्वी प्रांत की राजधानी कौन सी थी, तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी तोसली। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ निम्नलिखित में से कौन सा अशोक के राज्याधीन नहीं था। तो ऑप्शन ए कश्मीर और बी गुर्जर, सी कर्नाटक, डी कामरूप। तो यहाँ पे अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था, यहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी कामरूप। इसका मतलब कामरूप ये अशोक के साम्राज्य अधीन नहीं था, बाकी कश्मीर हो गया, कर्नाटक हो गया, गुर्जर हो गया, ये अशोक के साम्राज्य अधीन था। अब चलते यहाँ पे देखिए इसका एक्सप्लेन भी देख लेते हैं क्या चीजें हैं। व्याख्या, उपयुक्त विकल्प में से कामरूप अशोक के साम्राज्याधीन नहीं था। कामरूप का पहला ऐतिहासिक उल्लेख समुद्रगुप्त के 4वीं सदी के इलाहाबाद यहाँ पे प्रशस्ति हरिशेर द्वारा रचित में मिलता है, जहां यह गुप्त साम्राज्य के सीमांत राज्यों देविका और समतट के साथ वर्णित है। अब चलते नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हुआ अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी शाहबाजगढ़ी, ऑप्शन सी धौली, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो अशोक के कौन से शिलालेख में ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था, इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी शाहबाजगढ़ी, जो कि ब्राह्मी लिपि का प्रयोग नहीं किया गया था। तो देखिए अगर ये सब क्वेश्चन आपको चाहिए तो आप मेरे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहाँ पे टेलीग्राम इसी चैनल से बना है, लेट्स क्विज से ही आप टेलीग्राम पे सर्च करेंगे तो वहाँ पे मेरा चैनल दिख जाएगा, तो आप इसको सब्सक्राइब कर दीजिए। अगर आपको वहाँ नहीं मिल रहा है तो अब मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, मेंशन कर दूँगी, आप जाके वहाँ से ज्वाइन हो जाइए, ठीक है। नहीं तो फिर इंस्टाग्राम से भी कोई भी क्वेश्चन होता है, अगर कोई भी टॉपिक आपको समझ चीज़ें नहीं आ रही है तो आप मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में भी कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर टेलीग्राम पे सीधा वहाँ मैसेज कर सकते हैं, या फिर इंस्टाग्राम से भी मैसेज करेंगे तो इसका रिप्लाई मैं जहाँ तक होगा मैं देने का प्रयास करूँगी, ठीक है। और अगर कोई भी टॉपिक आपको पढ़ना है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन कमेंट बॉक्स में भी कमेंट कर दीजिएगा, तो वो मैं वीडियो लाऊंगी, ठीक है। अब चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 7, अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख क्या है। ऑप्शन ए 11वां, ऑप्शन बी 12वां, ऑप्शन सी 13वां, ऑप्शन डी 14वां। तो अशोक के प्रधान शिलालेखों में सबसे बड़ा शिलालेख क्या होगा, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे सी 13वां। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है। तो ऑप्शन ए स्तंभ, ऑप्शन बी स्तूप, ऑप्शन सी चैत्य, ऑप्शन डी बारादरी। तो यहाँ पे निम्नलिखित में से मौर्य कला का सर्वोत्तम प्रतिमान कौन सा है, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए स्तंभ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखिए यहाँ पे पूछा गया है, आप इस चीज़ से आपको आंकड़ा पता चल जा रहा है कि सबसे ज़्यादा क्वेश्चन कहाँ से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए अशोक का सी चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष डैश एक स्तंभ पर था। तो ऑप्शन ए कन्नौज में, ऑप्शन बी गौतम बुद्ध नगर, ऑप्शन सी संभल, ऑप्शन डी सारनाथ। तो अशोक का सी चतुर्मुख जो यहाँ पे स्तंभ शीर्ष पर डैश एक स्तंभ पर था, तो वो कहाँ पे, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी सारनाथ। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
देखिए मौर्य वंश से बहुत सारे क्वेश्चन आया है, तो इसका मतलब ये है कि यूपी ट्रिपल एससी में मौर्य वंश से ज़्यादा क्वेश्चन पूछ सकता है, तो आप वहाँ से जरूर पढ़ लीजिएगा। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ देखिए, मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से डैश पर निर्भर थी। तो ऑप्शन ए कृषि अर्थव्यवस्था, ऑप्शन बी व्यापार आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन सी उद्योग आधारित अर्थव्यवस्था, ऑप्शन डी युद्ध आधारित अर्थव्यवस्था। तो मौर्य अर्थव्यवस्था मुख्य रूप से निर्भर होती है, तो वो किस पर, यहाँ पे ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे कृषि अर्थव्यवस्था। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे देखिए 11 क्वेश्चन यूपी ट्रिपल एससी में मौर्य वंश से पूछा गया है। तो यहाँ पे देखिए देव नाम प्रिय नाम किससे दिया गया था? ऑप्शन ए हर्ष, ऑप्शन बी अशोक, ऑप्शन सी कनिष्क, ऑप्शन डी चंद्रगुप्त मौर्य। देव नाम प्रिय नाम यहाँ पे जो देव नाम से जो दिया गया है, देव नाम प्रिय नाम किसे दिया गया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा है, तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी अशोक। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखिए यहाँ पे एक्सप्लेन देख लेते हैं इसका पहले क्वेश्चन से पहले। देव नाम प्रिय मौर्य शासक अशोक को कहा जाता है, और इसके बाद अशोक को प्रियदर्शी भी कहा जाता है, मतलब प्रियदर्शी भी कहा जाता है। मतलब देव नाम प्रिय से ये क्वेश्चन पूछ लिया, हो सकता है अगली बार ये इस नाम से पूछ लिया जाए। अशोक का नाम मस्की, गुर्जरा, नेतुर, यहाँ पे उद्गोलम के अभिलेखों से मिलता है। तो अशोक को धम्म नीति एवं कलिंग युद्ध के लिए विशेष तौर पर जाना जाता है। तो ये रही बात यहाँ अशोक के बारे में। अब इसके बाद देखते हैं यहाँ पे देखिए गुप्त वंश स्टार्ट हो गया। तो गुप्त वंश हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए अगर जो भी वीडियो आपने नहीं देखी है उसकी प्लेलिस्ट मेरे चैनल पे बनी है, जाके आप वहाँ पे देख सकते हैं। और मेरे चैनल अगर ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कर दीजिए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है, और आपके शेयर करने से हमें बहुत मतलब ये होता है कि इससे अच्छे से अच्छे कंटेंट और लेके आएँ। तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। मिलते हैं हम लोग फिर 5:30 बजे कल की वीडियो में, ठीक है।